N13 question 10. Give the applications of colloids for A. Delta formation, B. Stopping of bleeding, C. Purification of drinking water. राइट सो पहले बात हो रही है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। नॉर्मली ये टॉपिक ज्योग्राफी वगैरह में भी स्टडी किया जाता है। डेल्टा फॉर्मेशन, रिवर वाटर, सी वाटर जहां मीट कर रहे हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। वो अपने एंगल से पढ़ते हैं ज्योग्राफी वाले, हम इसको अपने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। अब होता क्या है कि जो रिवर वाटर है दैट कंटेन्स सिलिकेट्स, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सिलिकेट्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और जो सी वाटर है, समुद्र का पानी, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं खारा पानी, सलाइन वाटर, क्योंकि उसके इसमें अच्छा खासा सॉल्ट कंटेंट हुआ करता है। सॉल्ट किस चीज का? मे बी Na+, मे बी K+, मे बी Mg2+ वाला। अब हुआ ये कि रिवर वाटर चलता आ रहा है, नेगेटिव वाले सिलिकेट वाले कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, सी वाटर को मीट किया। सी वाटर में क्या चीज प्रेजेंट है? कैटाइंस Mg2+, Na+, K+। और जहां मीट हुआ क्या हो जाएगा? कोगुलेशन टेक्स प्लेस। तो सिलिकेट्स का नेगेटिव उसको इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव ने, सी वाटर के इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव ने कोगुलेट कर दिया, पार्टिकल्स हैवी हुए, नीचे बैठ गए। पहले तो पानी में आ रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? बिकॉज ऑफ कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस और वहां सेटल डाउन हो गए, जिसको हम कहते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। तो ये एक सिस्टम रहा करता है कि ये प्लस वाले सी वाटर के, माइनस वाले रिवर के आ रहे हैं, और वहां पर क्या हो रहा है? कोगुलेशन हो पा रहा है। तो ये है टॉपिक, बड़ा सिंपल सा, छोटा सा। हमें इसको पढ़ना है अपने कोगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए जो कीवर्ड्स होंगे वो कोगुलेशन वाले होंगे। चेक कर लेते हैं, बोलो बेटे आंसर। Answer A. Formation of delta. In river water, negatively charged clay particles are dispersed, while in sea water, salts are dissolved, that is, K+, Na+, and or Mg2+ ions are present. While when river water meets the sea water, the electrolytes present in sea water coagulate the colloidal solutions of clay, resulting in its decomposition with the formation of delta. Right. So, in river water, negatively charged clay particles are dispersed, while in sea water, salts are dissolved. ये दिए गए। तो जस्ट दोनों बेसिक बता दिया गया कि ये इफेक्ट है जो हुआ करता है। अब केमिस्ट्री पार्ट कहां से आगे शुरुआत हुई? When river water meets the sea water, electrolytes present in sea water, ये जो electrolytes present थे क्या करती हैं? They cause coagulation of colloidal solution of clay, resulting in deposition of formation of delta. तो जो रिवर का क्ले पार्टिकल्स थे, कोलाइडल पार्टिकल्स थे, उनके साथ कोएगुलेशन कर दिया, नीचे बैठ गए, सो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इज देयर। ये एक रिजल्ट मिला करता है हमें यहाँ पर। ये पहला पार्ट। सेकंड में दिया गया स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग। अभी के स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग कई बार आपने देखा हो, मतलब अगर ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि भाई जब कभी लेबर वगैरह लगी हो तो उनको कोई चोट वगैरह लग जाए ना, ब्लड आ जाए कभी कुछ कारपेंटर को या किसी को, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, उनको पता होता है कोई ना कोई प्लांट, कोई ना कोई पत्ता या कोई चीज लेंगे, उसको रब कर देते हैं। अब एक्सपीरियंस उन्होंने एक चीज गेन की हुई है कि आमतौर पर हमारा क्या होता है, जब कभी ब्लड रिलीज होता है तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, फाइब्रिन फाइब्रोनोजन जो बायो वाले पढ़ाते हैं, कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मैश लाइक लेयर, एक जाली सी मैश लाइक बन जाती है जो ब्लीडिंग को रोक दिया करती है। ये एक नॉर्मल केस है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से वो प्रोसेस नहीं हो पाया, या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, नहीं रुक रही है, तो ऐसे केस में वी कैन अगेन अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ कोगुलेशन। तो वहां पर भी हम कोगुलेशन कर सकते हैं। अब ब्लड में कई नेगेटिव वाले क्ले पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स है, क्या किया जाता है? Al3+, Fe3+, अब क्योंकि 3+ चार्ज है ना, कोगुलेशन पावर बड़ी अच्छी है, तो इनको रब कर दिया जाता है। इनको रब कर दोगे तो ये प्लस वाले माइनस वाले ब्लड वाले को क्या कर देंगे? कोगुलेट कर देंगे, ऊपर जम जाएगा ब्लड और निकलेगा नहीं, ब्लीडिंग नहीं होगी। बोलो। B. Stopping of bleeding. Blood is a colloidal system containing negatively charged albuminoid substance. Bleeding can be stopped by the application of alum or ferric chloride. Due to the action of Al3+ or Fe3+ ions, blood is coagulated and bleeding stops. So blood is a colloidal system containing negatively charged albuminoid substance. कैसे स्टॉप करते हैं? बाय एप्लीकेशन ऑफ एलम या फेरिक Fe3+, एलम Al3+, फेरिक Fe3+। तो ये क्या करते हैं? Al3+, Fe3+, दे कॉज द कोगुलेशन। तो हमारे लिए जो टेक्निकल वर्ड है जो नंबर दिलाएगा, दैट इज द कोगुलेशन वाला पार्ट।
सो ये दूसरा एप्लीकेशन जो यहाँ पर दिया गया। तीसरा केस लिया गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को लेकर। अब देखिए ये भी एक बड़ा कॉमन सा होता है कई केसेस में, खासतौर पे जैसे सोल्जर्स वगैरह हैं, अब काफी हार्डशिप्स में काम कर रहे होते हैं, अब प्योर वाटर उनको मिल पाए ये जरूरी तो है नहीं, तो ऐसे केसेस में वहां पर इस तरह का कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है, या इवन कई एनजीओ वगैरह जहां बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में काम करते हैं वो भी ये फंड अप्लाई करते हैं। क्या चीज है इस केस में, नॉर्मल वाटर, रनिंग वाटर ले लिया कहीं से भी जो सोर्स मिला उनको, लेकिन नेचुरल बात है कई इंप्योरिटीज होती हैं, तो वो इंप्योरिटीज को दूर कैसे किया जाए, तो वो इस केस में Al3+ नॉर्मली ऐड कर देते हैं, एलम। सो Al3+ जो एलम का 3+ है, क्योंकि प्लस चार्ज अच्छा खासा है, तो वो जो माइनस वाले सिलिकेट्स वाली इंप्योरिटीज होती हैं जो वाटर में प्रेजेंट है, उन माइनस वाली इंप्योरिटीज को Al3+ कोगुलेट कर देगा, जो पानी में घूम रहे थे वो नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर का पानी साफ हो गया, यूज कर लिया। तो ये एक बड़ा एक प्रैक्टिकल सा तरीका हुआ करता है इसके लिए। बोलो। C. Purification of drinking water. The water obtained from natural sources often contains suspended impurities. Alum is added to such water to coagulate the suspended impurities and make water fit for drinking purposes. ठीक है, तो वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कंटेन्स सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, कई इंप्योरिटीज हुआ करती हैं, एलम ऐड करते हैं इन सब में टू कॉज द कोगुलेशन ऑफ सच इंप्योरिटीज। सो यहाँ पर भी जो कीवर्ड है जो नंबर दिलाएगा वो कोगुलेशन का ही है। तो याद रखिए इनमें से कोई एक एग्जांपल आ जाती है एग्जाम में, तो वहां पर कोगुलेशन की एक एप्लीकेशन सी बन जाती है जो एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक कर लिया करता है। तो ये थे जो 2-3 पॉइंट जो एनसीईआरटी ने यूज किए। इसी तरह से 1-2 पॉइंट्स और जो इसी बारे में है उनको भी देख लेते हैं हम। आगे बोलो। N13 question 11. Explain what is observed when colloidal solutions of ferric hydroxide sol is treated as follows. 1. A beam of light is passed through it. 2nd. An electrolyte is added to it. 3rd. It is brought under the influence of electric field. What phenomenon will occur in each case? Right. ये बिल्कुल एनसीईआर ये बोर्ड एग्जाम का अपना क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है जो आ चुका है पिछले सालों में। अब इस केस में क्या किया एग्जामिनर ने, एक ही क्वेश्चन में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उनकी नॉलेज चेक कर ली कि आपको अवेयरनेस है या नहीं है। सो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल इज ट्रीटेड एज फॉलोज। अभी ये मुझे याद रहे कि जो लास्ट टाइम मैंने कहा था आपको कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पे सोल पे कोलाइडल पार्टिकल्स पे प्लस चार्ज हुआ करता है, मेटल पे और सल्फाइड पे नेगेटिव चार्ज हुआ करता है। ठीक है, मेटल और सल्फाइड पे नेगेटिव, और जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उनमें प्लस चार्ज। चलो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू इट, बीम ऑफ लाइट। अब कोलाइडल पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी हमने लाइट से लिंक की थी हमने, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। सो ये चीज हमें यहां मिलती है, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल एंड द कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन, दैट इज टिंडल इफेक्ट। बल्कि मैं ये रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप लिखो ना टिंडल इफेक्ट आगे कर दिया करो, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। और अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में ये लिख रहे हो इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, दैट मींस टिंडल इफेक्ट। तो दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख दोगे तो नंबर कटने का कोई चांस बनेगा ही नहीं, एग्जामिनर चाह के भी नंबर नहीं काट पाएगा आपके। तो इसलिए ये थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट के साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट का टर्म और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के साथ टिंडल इफेक्ट का नाम, ये पक्का यूज कीजिएगा, अच्छा रहेगा। सेकंड पार्ट, एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू इट। अब ऐसे केस में मुझे ध्यान रहे कि अगर मैं कोई कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं और कोलाइडल उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या था, टू कॉज कोagulation, प्रेसिपिटेशन, बस। सो बाय एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द कोलाइडल पार्टिकल्स चेंज टू ब्राउन प्रेसिपिटेट। अगर आपको कलर ना भी याद है कोई बात नहीं, बट प्रेसिपिटेट या कोagulation टेक्स प्लेस। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको नंबर दिलाने वाले हैं, जिनका ध्यान रखें। थर्ड वाले में कहा गया इट इज ब्रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसर्न कोलाइडल पार्टिकल की किस प्रॉपर्टी से था, इलेक्ट्रोफोरेसिस।
सो क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन चार्ज, जैसे इन पे प्लस चार्ज होता है तो ये माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे. सो कोलैटरल पार्टिकल्स might migrate towards cathode, indicating that the solar particles are positively charged. प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो आपको वो जो टेक्निकल टर्म्स लिखनी है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ध्यान रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या क्या कैसे उसको इंडिकेट करना है. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना, कोगुलेशन टेक्स प्लेस. ऐसे करते हुए तो ये जैसे का ऑलरेडी जो क्वेश्चन आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन ही आते रहते हैं एग्जाम में भी. एक और एप्लीकेशन इसी नॉलेज की एक्सटेंशन को लेकर. हाँ भाई बोलो जरा. N14 question 2. Explain the following observations. Cottrell smoke precipitator is fitted at the mouth of the chimney used in factory. राइट. अब क्या होता है, फैक्ट्री में चिमनी लगी होती है. अब चिमनी में से काफी पोल्यूटेंट्स बाहर निकलते हैं, तो उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके लिए कहा गया कॉट्रेल्स स्मोक प्रेसिपिटेटर इज फिटेड एट द माउथ ऑफ चिमनी यूज्ड इन फैक्ट्री. अब इसमें होता क्या है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्लेट्स लगाई होती है. अब प्लेट है, पार्टिकल्स बाहर निकले, कई तरह के कार्बन कंटेंट हो सकता है, आर्सेनिक कंटेंट हो सकता है. तो ऐसे केसेस में वो उन प्लेट्स के साथ जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो प्लेट्स ऑपोजिट चार्ज वाली प्लेट के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं. सो यानी कि उसके बाद उस चिमनी के बाद जो स्मोक निकलेगी वो क्या होगी, कार्बन फ्री. उसमें पोल्यूशन वगैरह पोल्यूटेंट्स कम हो चुके होंगे. ये इसका एडवांटेज है. बोलो. Answer. Cottrell's precipitator contains plates having the charge of high voltage which attracts the oppositely charged colloidal particles of carbon, arsenic compounds and dust present in the smoke coming in chimney and get them coagulated. Thus carbon-free smoke comes in air. ठीक. सो इस केस में क्या है, इट कंटेन्स प्लेट्स हैविंग चार्ज ऑफ हाई वोल्टेज. उसका फायदा क्या होगा, विच अट्रैक्ट्स द oppositively charged colloidal particles, carbon, arsenic compound, dust particle, कई तरह के होते हैं इस केस में. So present in the smoke coming in chimney and get them coagulated. तो जो particles निकल रहे थे उन plates ने coagulation कर दिया, उनको रोक दिया, जमा दिया, precipitate की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो यानी कि उसके बाद क्या निकलेगी, कार्बन फ्री स्मोक. जो स्मोक निकलेगी उसमें पोल्यूटेंट्स का कंटेंट कम हो चुका होगा. तो ये कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस जो लास्ट टाइम हमने बात शुरू की थी, एनसीईआरटी ने जो दी हुई थी उसको लेकर. सो कोई डाउट इस स्टेज तक जो हमने किया कोगुलेशन के पार्ट को लेकर, लास्ट टाइम से लेकर अब तक कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो? सो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं टू कॉज कोगुलेशन. अच्छा, अब ये तो ही बात जो लास्ट टाइम का टॉपिक हमने शुरुआत की थी. कुछ बातें थोड़ी सी और भी सिलेबस में है. देखिए मेनली जो अभी तक हमने स्टडी किया ना, ये सारे कौन से वाले थे, लायोफोबिक वाले. जितनी भी प्रॉपर्टीज का हमने, क्योंकि जहां सरफेस इन्वॉल्व, सरफेस रोल प्ले कर रही है, वो कहने के लायोफोबिक से कंसर्निंग था. अब थोड़ी सी बातें आखिर में आकर एनसीईआरटी ने 2-3 बातें, हालांकि ये कभी आई नहीं हुई एग्जाम में, लेकिन 2-3 बातें मेंशन की हुई हैं लायोफिलिक को लेकर. चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या है. बोलो. N14 question 3. Name 2 factors responsible for the stability of lyophilic soils. Answer. 2 factors which are responsible for the stability of lyophilic soils are the charge and solvation of the colloidal particles. राइट. अब दो चीजें क्या क्या हो सकती हैं, एक तो चार्ज लायोफिलिक वाले केस में, चलो एक सॉल्वेशन तो है ही है. सॉल्वेशन जैसे हमने बात की थी, हाइड्रेशन, वाटर सॉल्वेंट से इंटरेक्शन करना, क्योंकि लायोफिलिक का मतलब ही ये था सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट के साथ भाईचारा रखने वाले, सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करने वाले. तो एक तो सॉल्वेशन ये रोल प्ले करता है, और कई बार केसेस में चार्ज. अब मैं याद दिलाऊं चार्ज का कंसेप्ट, हमने एक टॉपिक किया सोप को लेकर, मिसेल्स को लेकर. उनमें अगर आपको ध्यान हो, ये एक कोलैटरल पार्टिकल है, ये दूसरा कोलैटरल पार्टिकल है, मिसेल है.
ये मीसेल के जो बाहर की तरफ है, जिसको वैसे सर्कल से शो करते हैं, ये टेक्निकली क्या चीज है? CO माइनस। अब ये मिसेल्स क्यों इकट्ठे होकर कोगुलेट नहीं हो जाते? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये माइनस चार्ज एक तरह से इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक तो इनको, ये इनका अपना अपना नेगेटिव चार्ज है, हम आर्टिफिशियली ऐड नहीं कर रहे हैं, ये सोप का अपना नेगेटिव चार्ज है। एक तो ये माइनस वाटर से इंटरेक्शन करने में हेल्प कर रहा है, सॉल्वेशन में हेल्प कर रहा है, और ऊपर से नेगेटिव नेगेटिव को मिलने नहीं दे रहा, कोगुलेशन नहीं करने दे रहा। तो ये बताया गया कि लायोफिलिक में ये दो फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, एक सॉल्वेशन और एक चार्जेस का होना। जैसे बड़ी नॉर्मल सी बेसिक सी बात है। लायोफोबिक में चार्जेस हम खुद आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। तभी याद होगा आपको, हमने कहा था इनको, इनके बारे में कहा था, जो लायोफिलिक वाले थे, दे आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड। उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट ऐसी है कि वो खुद को स्टेबलाइज कर देते हैं। बट लायोफोबिक में वी नीड सम स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो तभी हमने वहां पर क्या यूज किया था? पेप्टाइजिंग एजेंट, आर्टिफिशियली ऐड किया था हमने पेप्टाइजिंग एजेंट टू कॉज देयर स्टेबिलिटी, टू कॉज देयर एग्जिस्टेंस। इसलिए अब एक और छोटी सी बात दी गई है यहाँ पर, बोलो। N14 question 4. Explain the coagulation of lyophilic soils. Answer. This is done first by adding a suitable solvent and second by adding an electrolyte. When solvents such as alcohol and acetone are added to hydrophilic soils, the dehydration of dispersed phase occurs. Under this condition, a small quantity of electrolyte can bring about coagulation. राइट। अब ये सिर्फ दो लाइन है। देखो, लायोफोबिक वाले के लिए जो हमने पढ़ा हार्ड इश्यूज वगैरह, वहां तो काफी कुछ दिया था, कई क्वेश्चंस भी थे। यहाँ पर सिर्फ ये दो तीन लाइनें दी हुई है। और बड़ी बात है, अभी तक बोर्ड एग्जाम वालों की नजर इस पे नहीं पड़ी है, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ अभी तक। खैर नहीं, हो सिलेबस का पार्ट है, हमें करना तो है ये। सो कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल, लायोफोबिक का तो हमने देख लिया, हार्ड इश्यूज वगैरह ये वो करते हुए। दिस इज डन कैसे? बाय एडिंग सोडियम। चलो पहले मैं आपको समझा दूं, फिर दोबारा इस वर्डिंग पे आ जाएंगे। मेरे पास कोई लायोफोबिक पार्टिकल्स हैं। अब सॉरी, लायोफिलिक मुझे लिखना चाहिए था, क्योंकि हम लायोफिलिक वालों को डील कर रहे हैं इस बार, लायोफोबिक तो पढ़ चुके हैं। सो मेरे पास लायोफिलिक, लायोफिलिक। अब थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, तो लायोफिलिक और लायोफोबिक एग्जांपल्स की बात हुई थी जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने। तो कौन कौन सी एग्जांपल्स? लायोफोबिक में कौन सी एग्जांपल आई थी, अगर आपको ध्यान हो? सर मेटल्स वगैरह, Inorganic. लायोफोबिक थे। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो आमतौर पे आए थे लायोफोबिक में, और लायोफिलिक में कौन से आए थे? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाले जो कंपाउंड्स हैं वो लायोफिलिक वाले केस में आए थे। अब मान लीजिए जो लायोफिलिक वाला है, ड्यू टू सम रीजन, वही हाइड्रेशन वगैरह की वजह से, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, उसकी पानी से बन रही है, पानी से भाईचारा बन गया, वो सेल स्टेबलाइज हो गया, पानी में टिक गया। लेकिन अब लायोफिलिक वाले हैं तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड ना। अब ये बड़ी कॉमन सा कंसेप्ट है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो भी गया, ठीक है, हो सकता है, तो मना ही नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इट हैज नेचुरल एफिनिटी फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अगर मैं किसी लायोफिलिक वाले को जब तक वाटर ऑफर कर रहा हूं, वो तैयार है वाटर से इंटरेक्शन करने को, वाटर में डिसॉल्व होने को तैयार है। लेकिन अगर मैं उसको चॉइस दे दूं कि तेरे पास एक तरफ लायोफिलिक है, एक तरफ मतलब एक तरफ वाटर है और एक तरफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो लायोफिलिक वालों के केसेस में, बिकॉज दे कंटेन कार्बन चेन, सो दे हैव नेचुरल एफिनिटी फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जहां पर तो उनके पास चॉइस नहीं होती है तो वो वाटर से इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन अगर वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से चॉइस दी जाए, सो दे हैव नेचुरल एफिनिटी फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो लायोफिलिक वाले जो हैं, तो पहले क्या था, लायोफिलिक वाला वाटर में प्रेजेंट था, ठीक है, डिसॉल्व था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मे बी अल्कोहल, मे बी ईथर ऐड कर दिया,
तो जब लायोफिलिक वालों को ऑप्शन मिली कि भी उनके पास वाटर भी है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, तो क्या करते हैं, वो वाटर का साथ छोड़ते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाते हैं, वाटर को छोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गए। सो जिसको हम कहते हैं एज इफ डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, कि वाटर से दूर हो गए हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ गए हैं। अब वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला जिसमें वो डिसॉल्व हो गए हैं, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, क्योंकि मान लीजिए अगर उनपे माइनस चार्ज है, जैसे मैंने शो किया था COO माइनस, तो आपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, उसने क्या किया, इनके चार्जेस को नलिफाई कर दिया, टोटलाइज हो गए। अब जो पार्टिकल से जो माइनस चार्ज उनको सर्वाइव करवाए हुए था, वो तो खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हुए, नीचे बैठ गए, कोगुलेशन टेक्स प्लेस। सो आप वर्डिंग को पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की वर्डिंग सिर्फ 2 लाइन की है और कुछ भी डिमांड नहीं किया गया। दिस इज डन, दिस मींस कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक बाय एडिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट, पहली चीज। दूसरा, एंड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। कैसे सीक्वेंस होता है, when solvents such as alcohol, acetone are added to hydrophilic salt, hydrophilic water loving, the dehydration of dispersed phase occurs। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये वाटर का साथ छोड़कर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ जाते हैं, एक तरह की डिहाइड्रेशन, पानी से दूर भागना हो गया। The dehydration of dispersed phase occurs. Under this condition, a small quantity of electrolyte can bring about the coagulation। एक बार ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ गए, उसके बाद अगर आपने जैसे का इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो उसने माइनस चार्ज को नलिफाई करके इनको न्यूट्रल बना दिया, और एक बार इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए तो कोगुलेशन विल टेक प्लेस। सो ये चीज हमारे पास रहती है। ये पॉइंट नहीं आया हुआ बोर्ड एग्जाम में, आ सकता है, सो ध्यान रखिएगा इसको लेकर। 2 पॉइंट हमारे पास है, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना, देन फॉलोड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कोगुलेशन का कंसेप्ट जो सिलेबस की डिमांड है उसको लेकर। इसी तरह से एक टॉपिक और छोटा सा, हालांकि हायर बुक्स को देखोगे तो बड़े इलेबोरेट किए होते हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल छोटे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है। विच इज मोर स्टेबल, लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब नाम से समझ आ रहा है ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, क्योंकि सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन है। हाँ बेटे बोलो। N14 question 5, which is more stable, lyophilic or lyophobic salt? Why? Answer. Lyophilic salts are more stable than lyophobic salts. This is due to the fact that lyophilic colloids are extensively solvated, that is, colloidal particles are covered by a sheet of the liquid in which they are dispersed. So simple है। So lyophilic are more stable. Reason that lyophilic colloids are extensively solvated. That means they are covered by a sheet of liquid in which they are dispersed. तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के साथ उनकी अच्छी खासी इंटरेक्शन है, भाईचारा है, बनता है, इसीलिए उस केस में वो डिसॉल्व कर जाते हैं, उस केस में वो स्टेबलाइज कर जाते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, मैंने कहा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा रूटीन सी बात थी। एक टर्म जो नई हमें मिलती है, वो एक टर्म है प्रोडक्टिव कोलाइड्स। प्रोडक्टिव कोलाइड्स पहले मैं बता दूं आपको, मैं फिर इसको वर्डिंग को पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ पाओगे। अब लायोफोबिक वालों की कोगुलेशन इजी है, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है, पता ही है हमें। मेरे पास लायोफोबिक वाले कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से लायोफोबिक वालों में, कोगुलेशन टेक्स प्लेस। मान लीजिए मेरे पास गोल्ड का सोल है, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, कोगुलेशन हो जाएगी, खत्म हो गया सिस्टम। लेकिन एक क्या देखा गया कि इनकी कोगुलेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं टू सम एक्सटेंट। कैसे? बाय एडिंग सम लायोफिलिक सोल। तो जब हमने लायोफिलिक सोल को ऐड किया, तो लायोफिलिक सोल क्या करते हैं, दे फॉर्म ए लेयर अराउंड देम, वो इनके आसपास एक बैरियर सा बना देते हैं इनके सरफेस पे। और वो जो बैरियर बनता है उससे क्या होता है कि अब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट और लायोफोबिक इनके बीच में एक दीवार है, उस दीवार की वजह से
कोगुलेशन नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में हम इनकी कोगुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सच लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेड टू बी प्रोटेक्टिव कोलाइड। ऐसा कोलाइड जो प्रोटेक्शन दे रहा है, जो लायोफोबिक को कोगुलेशन के अगेंस्ट बचा रहा है। देखते हैं। N14 question 6. What is meant by protective colloids? Answer: when a lyophilic soul is added to the lyophobic soul, the lyophilic particles form a layer around the lyophobic particles and thus protect the lyophobic particles from electrolytes. Lyophilic colloids used for this purpose are called protective colloids. ठीक है। So when a lyophilic soul is added to the lyophobic soul, the lyophilic particles they form a layer around the lyophobic particles. एक लेयर से बनाते हैं and thus protect the lyophobic particles from electrolytes. तो उस लेयर से, उस बैरियर की वजह से क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड भी कर रहे हो तो इनकी कोगुलेशन नहीं हो पाती है आसानी से। So lyophilic colloids used for this purpose are said to be protective colloid. उनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। उनके लिए वर्ड यूज किया गया प्रोटेक्टिव वाला। ठीक है, ये और देख लीजिएगा इस चीज को। जस्ट सेम चीज को शो करते हुए। सो ये लायोफोबिक पार्टिकल्स, ये लायोफिलिक वाले, ये प्रिवेंट कर रहे हैं इनकी कोगुलेशन को। ठीक है, सो ताकि इलेक्ट्रोलाइट ऐड भी करोगे तो ये कोगुलेट नहीं करेंगे। तो जस्ट छोटी सी बातचीत। इसी को लेकर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सी एग्जाम्पलर में दी हुई थी, उसको कवर किया गया है। आगे बढ़ो। N14 question 7. Justify the use of gelatin as a protective colloid. Answer: gelatin is a lyophilic colloid and is very stable. On mixing with lyophobic colloids like gold salt, it forms a layer around lyophobic particles. Thus, lyophobic colloids become more stable. ठीक है, so gelatin is a lyophilic colloid and is very stable. Lyophilic का stable हो ही होगा। On mixing with lyophobic colloids like gold salt, it forms a layer around lyophobic particles. Thus, lyophobic colloids they become more stable. तो इसी वजह से जो लायोफोबिक वाले हैं वो भी स्टेबलाइज हो जाते हैं इन लायोफिलिक की लेयर की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ऐड भी करने पे इनकी कोगुलेशन नहीं होती है। तो जैसे एक छोटी सी, हालांकि बड़ी साफ बात है, केमिस्ट्री में इसकी कई एप्लीकेशंस हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने जस्ट एक टर्म इंट्रोड्यूस की है और इससे ज्यादा डिमांड नहीं किया हुआ। तो ये था हमारे पास जो सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट बचा हुआ था, उसको लेकर उस टॉपिक के बारे में। अब चाहो तो इसको या इसको जो बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है डायग्राम वाइज रिवाइज करते हुए। एग्जाम में ना टाइम होगा इतना, ना जरूरत होती है। सो लेकिन छोटे डेफिनेशन वाइज व्हाट इज प्रोटेक्टिव कोलाइड, अब ये बड़ा प्रिसाइज वे है। अगर आप इसको सही, आपको टर्म्स नहीं पता, सही आंसर नहीं दे पाओगे आप, तो इसलिए इनका पता होना बहुत जरूरी है। चलो ये नोट कर लीजिएगा।